तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 का पेपर सेट नंबर 2। इससे पहले हम एक पेपर सेट करवा चुके हैं। आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिएक्शन था, उस पर बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पेपर सेट नंबर 2 हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। 24 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो अस्पताल सहायक में किस तरह सा रियल टेस्ट, आपको यहाँ पर रियल एग्जाम का अनुभव होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँच सके, सारी टेस्ट आपके पास में पहुँच सके। और अभी कल शाम को हमने आपके इंग्लिश का जो चैप्टर है द फर्स्ट फ्लाइट, उसको कल हमने करवाया है। पहला चैप्टर है उसका ए लेटर टू गॉड लेसन, उसको हमने कल बिल्कुल हिंदी भाषा में करवा दिया है। आप लोग जाकर के जरूर देख लेना। तो पेपर से पहले पेपर वाली फीलिंग अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियो देखने को मिलने वाली हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। 1 से 50 तक नंबर डाल दीजिएगा। 10-10 प्रश्नों के हर सब्जेक्ट के सेट होंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे। जैसे कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, सबका हमने रिप्लाई दिया था कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं और फाइनल लास्ट में आपके कितने नंबर आए हैं, ये भी आप बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, इसको ब्लू कर लेते हैं ना, ब्लू कलर ठीक रहेगा, ठीक है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं, इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। जब भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया था, शिव धनुष को तोड़ दिया था, तो जो परशुराम जी थे वो गुस्से में होकर के आए थे और फिर वहां पर परशुराम लक्ष्मण और राम जी के बीच में संवाद हुआ था। तो वहां से ये प्रश्न बन रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि जब परशुराम जी लक्ष्मण जी के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई। लक्ष्मण ने कहा कि भाई वीर योद्धा कौन होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताएं कौन सी है वो आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन कौन सी विशेषताएं बताई थी। चलिए तो सीधे आंसर की ओर चलेंगे। आपने आंसर तो लगा ही लिया होगा, 4 ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वीर योद्धा युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, डींगे नहीं हाँकते हैं। जब परशुराम जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे तो लक्ष्मण जी ने ये बात कही थी कि आप गुस्सा मत होइए, आप मतलब कि डींगे मत हाँकिए। अगर आपको कुछ दिखाना है, कुछ लड़ना है तो सीधे आप लोग हैं, आप अगर वीर योद्धा हैं तो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन कीजिए, बातें मत कीजिए। तो सही आंसर भी हो जाएगा। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में संकलित इस प्रसंग में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं जो वास्तविक सूरवीर होते हैं वे युद्ध भूमि में कर्म करके अपनी वीरता दिखाते हैं। वे मुंह से खुद की बड़ाई या फिर डींगे नहीं मारते हैं, कायर ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपने प्रताप की व्याख्या करते हैं। तो आप अपने प्रताप की व्याख्या मत कीजिए, आप हमसे युद्ध कीजिए, ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए, भाई जब ऐसी बातें हो गई तो परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। तो परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने स्वयं को उनका क्या बताया है, भगवान राम ने परशुराम के सामने स्वयं को क्या बताया है। शत्रु बताया है, मित्र बताया है, दास या सेवक बताया है, या फिर गुरु बताया है। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने आप को दास या फिर सेवक बताया है। देखिए जब शिव जी का धनुष टूटने पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर सभा में आते हैं, तब श्री राम अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहते हैं, नाथ नाथ संबुधन भंजनिहारा हुई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। यानी कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो कोई ना कोई आपका दास ही हो सकता है, और किसमें इतना पराक्रम है जो इस धनुष को तोड़ देगा। अर्थात भगवान श्री राम अपने आप को दास या फिर सेवक बताते हैं परशुराम जी का। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है, एमपी एसआई प्री का रिजल्ट आया है, मेंस का भी एग्जाम हो चुका है। इसके अलावा इम्पीटेड वर्किंग चयन परीक्षा का रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके एग्जाम मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे। इसके अलावा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलने वाले हैं। साथ साथ में जो हम एमसीक्यू करवा रहे हैं, टॉप 100 सीरीज एमसीक्यू, वो भी आपके पास में पहुंचने वाली है। तो एग्जाम तक आपके पास में क्या क्या रहेगा, लगभग 4000 के आसपास आपके पास में क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू रहेंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। इसके बाद में लगभग मान के चलिए कुछ नहीं तो कम से कम 35 से 40 प्रैक्टिस सेट होंगे जो अभी हम करवा रहे हैं, और कंप्लीट थ्योरी होगी। इतना सारा मटेरियल आपको मात्र और मात्र 128 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जल्दी से आप लोग ये नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए, जहां पर हम आपकी क्विज टेस्ट वगैरह भी करवाएंगे। ठीक है, कैसे प्राप्त करना है, कोई ऐप
ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ऐप में जो नोट्स डाले जाते हैं वो उतने ही रहते हैं, उसके बाद उसमें अपडेट नहीं होता है। लेकिन हम जो नोट्स देंगे उसमें आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि आप नोट्स लेने के बाद में जिस ग्रुप में शामिल होंगे वहाँ पर आपको डेली न्यू PDF मिलती रहेगी। कैसे प्राप्त करना है, ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 128 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स इसी नंबर से आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आपको आगे के सारे नोट्स, सारी PDF मिलती रहेगी। सारी बातें समझ में आ गई तो जल्दी से आप लोग नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कविदेव। कविदेव भी आपके जो है सिलेबस में दिया गया है। कविदेव ने अपने सवैये में श्री ब्रज दूल्हा यानी ब्रज के दूल्हे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, बताइए। श्री कृष्ण के लिए, श्री राम के लिए, राधा के लिए या फिर बलराम के लिए? किसके लिए कविदेव ने अपने सवैये में ब्रज के दूल्हे शब्द का प्रयोग किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्री कृष्ण जी के लिए कविदेव ने अपने सवैये में ब्रज दूल्हा यानी कि ब्रज के दूल्हे के नाम से इनको जो है सम्मानित किया है। देखिए तो रीतकाल के प्रसिद्ध कवि देव ने अपने सवैये में भगवान श्री कृष्ण के राजसी रूप का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कृष्ण के पैरों में नूपुर, कमर में करधनी और माथे पर मुकुट सजा करके उन्हें संसार रूपी मंदिर के दीपक और श्री ब्रज दूल्हा यानी कि ब्रज के दूल्हे के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो ये सवैया लिखा है किसने? कवि देव ने, और उसमें इन्होंने इसके बारे में जो है ब्रज के दूल्हे के बारे में चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा तभी आपको अच्छे से इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा ही आपको एग्जाम में भी मिलेगा। अगर आपने जो है कविदेव के जीवन परिचय को पढ़ा है, कविदेव के जो सवैये हैं उनको पढ़ा है, उनको समझा है, तो आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसा अभी हमने कल ए लेटर टू गॉड पढ़ाया है, जिन लोगों ने कल की क्लास ली होगी, अभी एग्जाम में आपको जो है इसी टेस्ट में अभी ए लेटर टू गॉड से प्रश्न देखने को मिलेगा इंग्लिश के सेक्शन में, तब आप बड़ी आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे जिन लोगों ने कल पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने। कविदेव के कवित्व के अनुसार बसंत ऋतु को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो कविदेव ने अपने कवित्व में बसंत ऋतु को किसके बारे में बताया है? क्या माना है बसंत ऋतु को? एक सन्यासी के रूप में, एक राजा के रूप में, एक नवजात शिशु के रूप में या फिर एक सैनिक के रूप में? बताइए कविदेव ने अपने कवित्व में बसंत ऋतु को क्या माना है? आंसर लगा लिया आपने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक नवजात शिशु माना है कविदेव ने। देखिए तो कविदेव ने परंपरागत बसंत वर्णन से अलग हटकर बसंत ऋतु को कामदेव के एक छोटे से शिशु के रूप में चित्रित किया है। इस कविता में पेड़ों की डालियां बालक का पालना है, नए पत्ते उसके बिछौना है और पवन जो हवा है वो उसे झूला झुला रही है। तो कविदेव ने जो कवित्व लिखा है उसमें बसंत ऋतु को एक नवजात शिशु बताया है। कामदेव का नवजात शिशु बसंत ऋतु को बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपके सामने, नागार्जुन से है। इस बार नागार्जुन से भी प्रश्न हमने रख दिया है। कल वाली टेस्ट में नागार्जुन से प्रश्न नहीं था, लेकिन आज आपको नागार्जुन से भी प्रश्न देखने को मिल जाएगा। प्रश्न है नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान में। अगर आपने ये कविता पढ़ी होगी तो तुरंत इसका आंसर दे लेंगे, नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ी समस्या है, हम पढ़ा देंगे, काहे परेशान हो रहे हो। तो नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान में बच्चे की मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बताइए, जब बच्चा मुस्कुराता है तो कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि दुखी हो जाता है, कवि का नीरस और थका हुआ मन भी प्रसन्नता से भर जाता है, मानो मृतक में भी जान आ गई हो, या कवि डर जाता है फिर कवि बच्चे को दूर भगा देता है? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागार्जुन ने यह दंतरित मुस्कान कविता में एक छोटे बच्चे के नए नए निकले दांतों वाली स्वाभाविक मुस्कान का वर्णन किया है। कवि का मानना है कि बच्चे की इस निश्चल और सुंदर मुस्कान को देख करके किसी भी कठोर हृदय या निराश व्यक्ति का मन पिघल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मृतक के शरीर में दोबारा प्राणों का संचार हो जाए, वैसा ही कवि जो है नागार्जुन को यह एहसास होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, नागार्जुन से ही है। नागार्जुन की कविता फसल के अनुसार फसल वास्तव में किसका रूपांतरण है, किसका बदला हुआ रूप है? अब अगर आपने फसल नामक कविता नागार्जुन की पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। देखो इसमें जिसने पढ़ाई की है वही इस एग्जाम को निकाल सकता है। ठीक है, अब ये सोचें कि भाई हम ऐसे तुक्का मार के निकाल दे तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि तुक्का मारोगे तो माइनस के 1.25 में चले जाओगे। ठीक है ना, तो फसल अगर आपने पढ़ी होगी तो आप बता सकते हैं कि फसल को क्या कहा है। केवल कृत्रिम रसायनों का माना है, बादलों की गर्जना माना है, सूरज की किरणों, नदियों के पानी का जादू माना, या फिर केवल हवा का झोंका माना है?
प्रश्न सही हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूरज की किरणों का और नदियों के पानी का जादू माना है। जो फसल का रूपांतरण है, कवि देव जी कहते हैं ये जो फसल है ना, ये सूरज की किरणों, नदियों के पानी का जादू है, इनसे मिलकर के ये फसल का निर्माण हुआ है। तो फसल कविता में नागार्जुन स्पष्ट करते हैं कि फसल किसी एक तत्व का परिणाम नहीं है, यह अनेक नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों का श्रम का गौरव, मिट्टी के गुणधर्म और मुख्य रूप से सूरज की किरणों का रूपांतरण तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। ऐसा कवि देव जी कहते नागार्जुन जी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा, माता का आंचल पाठ से है। माता का आंचल पाठ में लेखक का वास्तविक नाम क्या था, जिसे उनके पिता बाद में भोलानाथ कहकर के पुकारते हैं। तो जो भोलानाथ कहकर के उनके पिता पुकारते हैं, उसका वास्तविक नाम क्या था माता के आंचल नामक पाठ में? बताइए, बैजनाथ था, तारकेश्वर नाथ था, केदारनाथ था या फिर अमरनाथ था? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। देखिए, शिव पूजन सहाय द्वारा लिखी गई। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, पूछेगा कि माता का आंचल पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया। पहली बात तो आपको यही याद होना चाहिए। तो शिव पूजन सहाय द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया के अंश माता का आंचल में लेखक ने बताया है कि उनका असली नाम तारकेश्वर नाथ था, परंतु बचपन में उनके माथे पर ललाट भभूत का तिलक देख करके उनके स्वभाव के कारण बाबूजी उन्हें क्या कहकर पुकारते थे, भोलानाथ कहकर के पुकारते थे। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, हूबहू ऐसे का ऐसा ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 ये रहा, माता का आंचल पाठ के अंत में भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर भागने के बाद सांप के डर से छिपने के लिए किसके पास जाते हैं? भोलानाथ जी बहुत ज़्यादा कहते हैं नटखट थे, तो वो क्या करते हैं कि चूहे के बिल में पानी डाल देते हैं और चूहा जब बिल से बाहर निकलता है तो सांप भी आ जाता है। तो सांप के डर से छिपने के लिए वो किसके पास में जाते हैं? अपने बाबूजी के पास में, अपने दोस्तों के पास में, माता के आंचल में, अपने गाँव के मुखिया के पास में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी माता के आंचल में जाकर छुप जाते हैं। तो जब भोलानाथ और उनके साथी चूहे के बिल में पानी डालते हैं तो वहाँ एक सांप निकल जाता है। सांप के डर से रोते चिल्लाते गिरते पड़ते भोलानाथ सीधे घर भागते हैं। यद्यपि वे अपने पिता के साथ ज़्यादा समय बिताते थे, परंतु उस भीषण संकट में सबसे ज़्यादा सुरक्षित और शांति अपनी माता की आंचल की छाया महसूस होती है। इसीलिए इस पाठ का नाम है माता का आंचल, है ना। चलिए 9 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर निबंध के कुछ प्रश्न हैं। आचार्य रामचंद्र के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध किसकी कसौटी है? ये बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को किसकी कसौटी कहा है? सही आंसर हो जाएगा गद्य की। निबंध को गद्य की कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य के महान आलोचक और निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह अत्यंत प्रसिद्ध कथन है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उनके अनुसार निबंध लेखन में लेखक के विचारों की प्रौढ़ता, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। तो ये प्रश्न एक हमने निबंध से भी ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 है, एक श्रेष्ठ और आदर्श निबंध की मुख्य विशेषता क्या मानी जाती है? कि एक अच्छा निबंध जो होता है वो किस तरह का होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुगठित वैचारिक संरचना, तार्किक क्रमबद्धता और प्रभावशाली भाषा शैली होनी चाहिए, तभी एक निबंध जो है वो अच्छा माना जाएगा। तो निबंध का अर्थ है नी प्लस बंध, का शाब्दिक अर्थ है भली भांति बंधा हुआ। एक अच्छे निबंध की यह अनिवार्य शर्त है कि उसमें प्रस्तुत किए गए विचार आपस में तार्किक रूप से जुड़े होने चाहिए, यानी कि भाषा के रूप में और क्रमबद्धता से बराबर जुड़े होने चाहिए, तभी एक निबंध जो है वो अच्छा निबंध माना जाता है। अर्थात सुगठित वैचारिक संरचना होनी चाहिए, तार्किक क्रमबद्धता होनी चाहिए और प्रभावशील जो है भाषा शैली होनी चाहिए। तो ये 10 प्रश्न आपके हिंदी के समाप्त होते हैं। अब 10 में से आपके कितने नंबर आए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिए, सबके कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं, ठीक है। अब चलेंगे हम मैथ यानी गणित की ओर, और ये रहा गणित का पहला प्रश्न आपके सामने। आइए देखते हैं। आइए गणित का पहला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b को b हैं, जिसमें a बराबर एक्स क्यू वाई स्क्वायर है, b बराबर एक्स वाई क्यू है, के रूप में लिखा जाता है, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम जो है, इनका एलसीएम क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जहां पर भी इस तरह का सिचुएशन दी गई हो एक्स वाई में और आपसे एलसीएम निकालने को पूछा गया हो, तो ऐसे में ऐसी घात को देखते हैं, इन दोनों में कॉमन घात ढूंढिए। पहली बात, ऐसी घात जो सबसे बड़ी हो, ठीक है, जो दोनों में सबसे बड़ी घात होती है वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो a बराबर लिखा है एक्स क्यू वाई स्क्वायर, b बराबर लिखा है एक्स वाई क्यू। अब इसमें जो सबसे बड़ी घात x और y की है वही इसका आंसर होगा। x की सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स क्यू है, y की सबसे बड़ी घात क्या है, वाई क्यू है।
अब देखिए एक्स क्यूब और वाई क्यूब कहाँ पर दिया गया हमारे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं, जब भी आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हों इस तरह से और अलग अलग मान दिए गए हों और आपसे कहा जाए कि दोनों अभाज्य हैं, ठीक है, एक्स और वाई का मान अभाज्य है और उनका एलसीएम आपसे पूछा गया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको वह चीज़ ढूंढनी है जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है। तो ए में हम देख रहे हैं कि एक्स की घात सबसे ज़्यादा है, बी में हम देख रहे हैं कि वाई की घात सबसे ज़्यादा है, तो एक्स की घात 3 वाई की घात 3 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा कैसी संख्या होती है। यानी कि एक संख्या अगर परिमेय है, दूसरी संख्या अपरिमेय है, इसका अर्थ ही हो गया कि एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, तो दोनों का अगर योग करेंगे या दोनों को अगर घटाएंगे तो कैसी संख्या हमको प्राप्त होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलेगी, एक पूर्णांक मिलेगा या फिर एक प्राकृत संख्या मिलेगी। बताइए क्या होगा, आपने आंसर लगा लिया होगा। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगर अपरिमेय संख्या आपके उसमें जोड़ और घटाव में आ रही है तो आपको हमेशा एक अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर मिलेगा। कैसे, यहां पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में। गणित के नियमों के अनुसार यदि हम किसी परिमेय संख्या क्या होती है, इसे 1/2 में लिख सकते, मतलब a/b में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और किसी अपरिमेय संख्या जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो अंडर रूट में हो, ठीक है। अब इसको आप निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते हो, लेकिन हाँ अगर ये हो तो इसको आप निकाल सकते हो। तो जिसको आप बाहर निकालें और वो पूर्ण नंबर बन जाए तो वो होती है क्या, परिमेय संख्या। जिसको बाहर निकालो लेकिन पूर्ण नंबर ना बन पाए वो होती है अपरिमेय संख्या। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों को आप जोड़ते हैं या फिर आप इनको घटाते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलेगी, क्योंकि ये जो अंडर रूट वाला है ये हमेशा चिपका रहेगा भाई, ये जाएगा नहीं, है ना, ये हमेशा लगा रहेगा। तो अगर अंडर रूट वाला कोई लगा हुआ है तो अपरिमेय ही बनेगी। तो चाहे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ, आपको हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, यानी कि एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 3 ये रहा। देखिए कह रहे हैं कि एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² - 4x + 3, इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो मूलों की प्रकृति पूछ सकते हैं, मूलों की संख्या पूछ सकते हैं, कौन कौन से मूल होंगे ये पूछ सकते हैं, सब आपको करवाएंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अभी टेस्ट लगाते चलिए, टेस्ट के साथ साथ में जैसे हम एक दिन टेस्ट करवाते हैं, अगले दिन टॉपिक करवाते हैं, फिर टेस्ट करवाते हैं, अगले दिन टॉपिक करवाते हैं। जैसे परसों टेस्ट कराया था, कल हमने इंग्लिश का टॉपिक करवा दिया जो है ए लेटर टू गॉड, आज टेस्ट करवा रहे हैं, कल आपका मैथ का द्विघात समीकरण करवा देंगे। इस तरह से आपको पूरा तैयारी करवा देंगे, है ना। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, दो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा या फिर दो से अधिक मूल प्राप्त होंगे। क्या होगा इसका आंसर, सॉल्व करके देख लीजिए। फिलहाल हम इसको आपको जो है इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर निकालेंगे कैसे, इसका आंसर निकालेंगे विविक्तर के सूत्र से। विविक्तर का सूत्र क्या होता है, D बराबर B² - 4AC। अगर ये माइनस में आ जाता है, इसका मान अगर माइनस में आ जाता है तो हम कहेंगे कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। अब चलो रख करके देख लो, D बराबर B²। B² का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको दिया है 2x² - 4x + 3, ये दिया है ना। B² का मान बोल रहे हैं, तो B² का मान क्या है, -4, -4 का स्क्वायर हो गया, -4 × A का मान क्या है, A का मान है 2, C का मान क्या है, C का मान है +3, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या निकल करके आ रहा है ये आपको बताना है। 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 16, क्या आएगा 16, ठीक है, प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस की चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आता है, ठीक है। -4 का 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 का 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 8 3 24, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी कि -24। अब आंसर देखो क्या निकल के आ रहा है, 16 में से -24 घटाएंगे तो आंसर आएगा -8। अब अगर माइनस का आंसर निकल करके आ गया तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर माइनस का आंसर निकल करके आता है तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, वो काल्पनिक मूल होंगे। या तो आपको ऑप्शन में इस तरह से दिया गया होगा कि मूल जो है वो काल्पनिक होंगे, जो रूट है वो काल्पनिक होंगे, या फिर आपको दिया गया होगा कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। तो अगर माइनस में आंसर आएगा तो ध्यान रखना मूल काल्पनिक होंगे या फिर कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। ये रहा पूरा सॉल्यूशन।
आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमने उसका विविक्तर निकाला। विविक्तर का जब आंसर माइनस में आ गया अर्थात वो काल्पनिक मूल हैं या फिर कोई भी मूल नहीं होंगे। तो मूल वगैरह सब पढ़ा देंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कल क्लास लेकर के आएंगे तो आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। चलिए नंबर 4 देखिए, यदि द्विघात समीकरण, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही है, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो बताइए के का मान क्या होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे, बहुत ही सरल प्रश्न है ये, जब आपको एक मूल दे रखा है कितना 1, तो बस आपको x की जगह पर 1 लिख देना है, जो आंसर निकल कर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो के को लिख दो, के एक्स स्क्वायर बोल रहा है, एक्स की जगह पर 1 लिखना है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणा, जहां पर x दिया वहां पर 1 लिख दो, 1 लिख दिया प्लस के 3, बस इसी को सॉल्व कर लो। के 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा तो के का के ही रहेगा प्लस 2 1 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ऊपर लिख दें, यहाँ पर आ जाना इसके बाद। ठीक है, तो के प्लस 5 बराबर 0, यहाँ पर गड़बड़ होती है, के प्लस 5 के बराबर में 0 भी चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा के आ गया प्लस 5 आ गया तो प्लस 5 आंसर हो जाएगा, नहीं, के प्लस 5 के बराबर में 0 है। अब इस के की अगर मान निकालेंगे तो के का मान क्या निकल के आएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, माइनस के 5 जो है वो आपका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन है, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपके सामने, कह रहे हैं कि बिंदुओं ए, जो ए बिंदु है उसके नंबर क्या है, 1 और 3 है, बी का नंबर क्या है, 4 और 6 है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आपसे मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट के जो है रेखा, वो आपको निर्देशांक पूछ रहे हैं, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये प्रश्न है। चलिए निकाल लेते हैं। देखो, तो अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जाए तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, पहले आप लोग इसका आंसर निकाल लो। आप लोगों ने आंसर निकाल लिया, क्योंकि अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा जगह चाहिए रहेगा, है ना, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे हो जाएगा वो देख लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि m बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा होगा y1 प्लस y2 बटे में 2। अब सर ये xy क्या है, तो यही xy है। देखो कैसे, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था m निकालना है तो x1 प्लस x2, तो x1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 4, 4 और 1 को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 4 और 1 जोड़ा 5, 5 में जब हमने 2 का भाग दिया तो हमारा क्या आंसर निकल के आ गया 2.5 यानी कि 2.5 आ गया। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो एक ही आंसर अगर आपने निकाल लिया तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा भी निकाल लेते हैं, y1 प्लस y2, y1 का मान क्या है 3 प्लस y2 का मान क्या है 6, 3 और 6 को जोड़ो, 2 का डिवाइड लगा दो, 6 और 3 जोड़ा 9 हो गए, 9 में हमने 2 का भाग दिया तो क्या आ गया 4.5 आ गया, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये रहा पूरा सॉल्यूशन, यहां पर आप देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए बिंदु P दिया है, P बराबर माइनस के 6,8 की मूल बिंदु 0,0 से क्या दूरी होगी। तो मूल बिंदु से अगर आपसे दूरी पूछी जा रही हो, पहले आप लोग सॉल्व कर लो फिर कराते हैं। आंसर लिख लिया आप लोगों ने, सॉल्व कर लिया होगा, वीडियो को पॉज कर लिया करो, वीडियो को रोक लो, रोक करके सॉल्व कर लो, फिर अपना आंसर मिला लो। ठीक है, चलो ईमानदारी से मिलाओगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो तो अगर मूल बिंदु दिया है, मूल बिंदु से अगर इस बिंदु की दूरी पूछी जाएगी तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना रहता, बस अंडर रूट लो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो। सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, -6 का स्क्वायर कर दो प्लस 8 का स्क्वायर कर दो, कर देते हैं भैया, क्या दिक्कत है। -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे 36 और 64 क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 100 आ जाएगा। और अंडर रूट 100 का मान क्या होता है, जब से अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 10 होता है, यानी कि 10 इकाई हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है, आप आराम से देख लेना। अब प्रायिकता का सवाल आ गया, चलिए प्रायिकता के सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है, एक पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पासे में नंबर कितने होते हैं। सर पासे में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं सर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टोटल संख्या, क्या हो गई टोटल संख्या। ठीक है, इसमें अभाज्य देखो, अभाज्य कौन कौन सी हो जाएगी, तो अभाज्य आपकी एक तो 2 होगी,
3 होगी और 5 होगी। ऐसी संख्या एक को छोड़कर के, एक को ना भाज्य मानते ना भाज्य मानते, पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था ना, एक को छोड़कर, तो ऐसी संख्या जो केवल खुद से ही कटे उसे हम अभाज्य मानते हैं, एक को नहीं मानते हैं। तो 2, 3 और 5 तीन संख्याएं मिल रही हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर जो आपको आंकड़े मिल रहे हैं, आंकड़ों की संख्या यानी कि अनुकूल आंकड़ों की संख्या। अनुकूल आंकड़ों का मतलब जानते हो? जो हमने अभी काउंट किया 2, 3 और 5 बटे कुल आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका प्रायिकता क्या निकल के आएगा? हमने कुल आंकड़ों की संख्या कितनी निकाली? 6। भाई टोटल नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं एक पासे में, 1 2 3 4 5 6। हमसे कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो अभी हमने निकाला था 2, 3 और 5, ये अभाज्य संख्या होती है। काउंट करो कितना है, 1 2 3, तो 3 अभाज्य संख्या है। टोटल आंकड़े 6 हैं, डिवाइड दे लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 1/2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये रहा पूरा सॉल्यूशन, आप आराम से देख सकते हैं। चलो 8 नंबर देखते हैं। फिर से प्रायिकता का ही प्रश्न है और एक नए नियम पर यह प्रश्न पूछा गया है, वो देख लेते हैं। यदि किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता पीई बराबर 0.05 है, तो घटना ई के ना घटने की प्रायिकता क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है। पहले आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए, फिर इसकी बेहतरीन सी ट्रिक आपको बताने वाले हैं। 4 ऑप्शन ये हैं आपके सामने, और छोटा कर दें क्या? और छोटा कर देते हैं, सवाल भी आपको दिखने लगे। ठीक है, ये रहा सवाल और ये रहे ऑप्शन। सॉल्व कर लीजिए, उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब हम आपको इसका जो है सॉल्व करा देते हैं। प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि भाई किसी घटना के घटने और ना घटने की प्रायिकता किसके बराबर होती है। ये नियम अगर आपको पता है तो आप इसको सही से कर लेंगे। तो ये नियम आपको ध्यान रखना, किसी घटना के घटने की यानी कि पीई के घटने की और ना घटने की जो प्रायिकता होती है P0E NE, ना घटने की प्रायिकता जो होती है, इन दोनों का योग 1 के बराबर होता है। बस इतना अगर आपको याद है, अगर ये लाइन आपको याद है तो आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो किसी घटना के घटने की और ना घटने की प्रायिकता, उन दोनों का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। तो अब यही इसी में अपन मान रख देते हैं। मान के हमको दिया किसका है? हमको दिया है घटना के घटने की प्रायिकता, यानी कि पीई का मान दिया 0.05। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है P0E, मतलब पी की घटना के ना घटने की प्रायिकता, और दोनों को हम 1 के बराबर लिख देंगे। अब यहाँ से पक्षांतर कर लो, तो P0E का मान क्या आ जाएगा? 1 में से 0.05 घटा देंगे, तो क्योंकि ये इधर प्लस का है ना, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो 1 - 0.05 हमारा सही आंसर होगा 0.95। घटा करके देख लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? दोनों का योग 1 के बराबर होता है। ठीक है, एक का मान दिया, दूसरे का पूछा है, तो दूसरे के लिए क्या करेंगे? 1 में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 9 है। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये तो आपसे सूत्र ही पूछ लिया डायरेक्ट, है ना? सूत्र भी पूछ लेते हैं कभी कभी डायरेक्ट। पहले जेल पैरी में ऐसे प्रश्न बहुत आते थे, डायरेक्ट सूत्र पूछ लेते थे। अब आपसे सूत्र ही पूछा कि भाई एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सीधे सूत्र बता दो, वही आंसर हो जाएगा। भाई वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या होता है? त्रिज्या होती है, ऊंचाई होती है, और वही आपको दे रखा है, उसका जो है आपसे पूछ रखा है। तो बताइए एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा 2πRh, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूत्र के अनुसार बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके आधार की त्रिज्या 2πRh, ये स्क्वायर रूट भूल जाना, ये तो वैसे लग गया है, ठीक है, मिसप्रिंट है, और ऊंचाई h के गुणनफल के बराबर होता है। इसका सूत्र आपको याद ही होगा, 2πRh जो है बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 10, ये रहा आपके सामने। समान त्रिज्या r वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। यानी इसमें भी आपसे बस सीधे सीधे सूत्र पूछा है, त्रिज्या दे रखी है r, अगर यहाँ पर कोई मान दे रखा होता तो आपको मान निकालने को पूछा गया होता, लेकिन यहाँ पर आपसे डायरेक्ट सूत्र पूछ रखा है। ये समान त्रिज्या r वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? TSA पूछा है, अर्धगोले का TSA का सीधे सीधे सूत्र पूछ लिया, बता दो। तो अर्धगोले के TSA का सूत्र क्या होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3πr²h जो है इसका मान हो जाएगा 3πr²। h तो इसमें होता ही नहीं है, अर्धगोले में थोड़ी कोई h होता है, कोई हाइट थोड़ी होती है उसकी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3πr², इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, पर सॉल्यूशन की वजह से कोई आवश्यकता नहीं है आपको। भाई अर्धगोले के जो है आपका अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल पूछा गया, TSA पूछा गया है, उसका सूत्र आपको याद होगा ही भाई, 3πr² होता है। नहीं याद होगा तो समस्या होगी आगे, है ना? तो आपको याद कर लेना है, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपके 10 प्रश्न मैथ के पूरे होते हैं। अब आप बताइए 10 में से आपके
कितने नंबर आए हैं मैथमेटिक्स में। हम चलते हैं साइंस की ओर। आइए देखते हैं साइंस का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने अम्ल और क्षार से पहला प्रश्न, ये देखिए। तो ये रहा साइंस का पहला प्रश्न, बहुत ही फेमस प्रश्न है, आपने कई बार देखा भी होगा, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है, यानी कौन सा ऐसा एसिड है जो चींटी के डंक में मौजूद रहता है। मेथनोइक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक या सिट्रिक, कौन सा एसिड है जो चींटी के डंक में उपस्थित रहता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको फार्मिक अम्ल याद आ रहा होगा, भैया फार्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल कहते हैं, एक ही बात है ना। तो परेशान नहीं होना, सर आपने फार्मिक अम्ल तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, गलत लिखे हो। नहीं भैया, फार्मिक अम्ल को ही मेथनोइक एसिड कहते हैं। देखिए, तो चींटी के डंक या नेटल के पौधे के पत्तों के डंक वाले बालों में प्राकृतिक रूप से मेथनोइक अम्ल उपस्थित होता है, यानी प्रकृति ने ही इनको अम्ल दे रखा है मेथनोइक, ठीक है। जिसे सामान्य भाषा में फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है CHOOH, ठीक है, ध्यान रखना। इसके त्वचा में प्रवेश करने से तीखा दर्द और जलन होती है। और बाकी के अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑक्सैलिक अम्ल है वो टमाटर में, लैक्टिक अम्ल जो है खट्टे दूध या दही में पाया जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। साइंस का प्रश्न नंबर 2 है अपच मतलब इंडाइजेशन का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के औषधि का उपयोग किया जाता है। चलो इसको समझाते हैं। आपने खूब आज पूरी सब्जी खा ली बढ़िया दबा करके खूब, और पिज्जा खूब खा लिया है। तुम्हारा जो खाना तुमने खाया वो पहुंचा तुम्हारे आमाशय में, पेट में। अब पेट में क्या हुआ, पेट में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर तुमने ऐसा खाना खा लिया जिसको पचाने में बहुत ज़्यादा HCl की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ अगर तुमने खा ली है, तो फिर तुम्हारे पेट की जो परतें होती हैं, दीवारें होती हैं, वहाँ से निकलना चालू होगा कौन, HCl, ठीक है। अभी तक मान लो 2 लीटर HCl निकलता था। 2 लीटर बहुत हो जाता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं तुमको, सर 2 लीटर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता सर। अरे भैया मान लो 2 ग्राम 3 ग्राम, मान लो 3 ग्राम जो HCl डेली निकलता था जब तुम सामान्य खाना खाते थे, ठीक है। आज तुमने खूब छोले भटूरे खा लिए बढ़िया से, अब तुम्हारे पेट से निकलेगा 5 से 10 ग्राम HCl। अब वो HCl निकला इसको पचाने के लिए, ठीक है, इसको पचाया, पर वो HCl इतना ज़्यादा निकल गया है कि अब ये पच भी नहीं रहा और तुम्हारा HCl निकलता जा रहा है। तो ऐसे में पेट में हो जाती है एसिडिटी, पेट में एसिड की मात्रा जाती है बढ़ बहुत ज़्यादा। फिर कहते हैं पेट में हो रही है जलन। फिर तुम क्या लेते हो, फिर तुम लेते हो NaOH के रूप में क्या लेते हो, इनो। काम शुरू 6 सेकंड में। तुमने इनो पिया, इनो तुम्हारे पेट में गया और इनो पीते ही ये पूरी जो अम्लीयता थी वो समाप्त हो गई। ऐसा हुआ क्यों, क्या रीजन था कि इनो पीते ही पेट ठंडा हो गया? उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर था अम्ल, ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तुम्हारे पेट में था अम्ल, बहुत खतरनाक अम्ल, ठीक है, HCl। तुमने यहाँ से पिया NaOH जो कि होता है क्षार, ठीक है, क्या होता है, क्षार। अब क्षार जब अम्ल से मिलता है तो अवक्रिया होती है और ये क्षार और अम्ल मिलकर के एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, यानी कि ना तो अम्ल बचता है पेट में ना क्षार बचता है पेट में। तो जब अम्ल और क्षार कुछ भी नहीं रह जाता है तो वहाँ का माहौल हो जाता है कैसा, उदासीन। उदासीन का मतलब ना तो पेट में अम्ल है और ना क्षार है, पेट ठंडा ठंडा सा महसूस होने लगता है। आ गया समझ में? तो अब यही पूछ रहे हैं कि अपच के रूप में किसका इस्तेमाल हम करते हैं, मतलब एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, एनाल्जेसिक का प्रयोग करते हैं, एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं, फिर एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी का प्रयोग करते हैं। सही आंसर एंटा एसिड हो जाएगा। जो तुमने इनो पिया है, जो तुमने NaOH पिया है, वो क्या है, एंटा एसिड है, जिसने पेट में जाकर के फैले हुए एसिड को समाप्त कर दिया है। इस तरह से हम एंटा एसिड का यूज करके अपने पेट की एसिडिटी को 6 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, ठीक है। अब वो लगता है बहुत ज़्यादा टाइम है ना, कभी कभी तुमने इतने झोले भटूरे खा लिए होते हैं, 2 इनो कोई काम नहीं कर रही भैया, अब कहाँ इतना खा लेते हो। तो अपच की स्थिति में आमाशय में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिससे पेट में दर्द जलन होती है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए एंटा एसिड जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप MgOH का होल टेस्ट पी लीजिए या फिर NaOH पी लीजिए, ये इसको समाप्त कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 3 देखिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती है। देखो वैसे विद्युत की सुचालक धातु होती है, ठीक है, जितनी भी धातु होती है विद्युत का सुचालक होती है, गुड कंडक्टर होती हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसी अधातु भी है, एक ऐसी अधातु भी है, ठीक है ना, एक ऐसी अधातु भी है जो कि विद्युत का सुचालक है। बताइए कौन सी ऐसी धातु है? सल्फर है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है, हीरा है। बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो कि नॉन मेटल है और विद्युत की सुचालक होती है। तो सामान्यतः अधातुएं जो है विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। भाई इलेक्ट्रॉन गमन करने की क्षमता ही नहीं होती, इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं। जब इन पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, भाई विद्युत जाती किससे? इलेक्ट्रॉनों से ही जाती है। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो विद्युत कैसे जाएगी? नहीं जा पाएगी। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसी धातु है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है,
परंतु ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपरूप है, इसका यह एक अपवाद है। ग्रेफाइट की परत संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट में भी क्या पहुंच जाती है, जो है बिजली पहुंच जाती है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए 4 नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर बहुत फेमस प्रश्न है, एक्वा रेजिया जिसे अम्लराज कहते हैं। एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। इसका रेशियो कितना होता है, किस अनुपात में मिलाएंगे तो अम्लराज बन जाएगा। और ये इतना खतरनाक होता है ना, अगर तुमने कोई सांप भी खा लिया है और तुम अगर अम्लराज उस पर डाल देते हो तो सांप भी बच जाएगा भैया। ठीक है, तो किस रेशियो में होता है, वही रेशियो आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। 1:3 होता है, 3:1 होता है, 2:1 होता है, 3:2 होता है, क्या होगा बताइए। सही आंसर आपको हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए एक्वा रेजिया सांद्र HCl, ठीक है, HCl और HNO3 को जब 3:1 के अनुपात में मिलाएंगे तब बनेगा आपका क्या, एक्वा रेजिया, जिसे हम अम्लराज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये नोबल धातु जैसी जो जितनी भी नोबल धातु होती ना, उनको भी अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। इतना खतरनाक वाला ये एसिड होता है। ठीक है, चलो नंबर 5 है कार्बन परमाणुओं की चतुसंयोजकता और कंटेंशन संकलन के गुण के कारण यह बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में अधिकतम कितने सहसंयोजी बॉन्ड बन सकते हैं, यानी कितने कॉन्वलेंट जो बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, कितने बन सकते हैं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में। फैक्ट वाला प्रश्न है, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये सब पढ़ने की आवश्यकता इतनी नहीं है। ठीक है, तो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये आपको बस इतना ध्यान रखना, मतलब 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फैक्ट वाला प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने। बताइए एथेनॉल C2H5OH को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह निर्जलीकृत होकर के कौन सी गैस बनाता है। कौन सी गैस इनमें से निकालेगा, यह आपको बताना है। मीथेन निकालेगा, एथेन निकालेगा, एथाइन या फिर प्रोपाइन। बताइए कौन सी गैस बनाता है, ये आपको बताना, जल्दी से बता दीजिए सॉल्व करके। चलिए बताइए, मेथेन बनेगा, एथिन बनेगी, एथाइन या प्रोपेन, क्या बनेगा। चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर आपको इसको पूरा डिटेल सॉल्यूशन करके बताते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा, एथिन बनेगी। अब कैसे बनेगी वो देख लो। तो जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक तीव्र निर्जलीकरण की तरह कार्य करता है, ठीक है, जब एथेनॉल को इसके साथ में 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो एथेनॉल के अणु में से जल H2O बाहर निकल जाता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन का निर्माण होता है। कैसे होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए रासायनिक अपक्रिया करके दिखा देते हैं। देखिए तो हमने लिया एथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है, इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमने गर्म किया। जैसे ही हमने इसको गर्म किया वैसे ही इसमें से जो H2O है, जो जल है, वो जल का अणु बाहर निकल गया। अब जब जल का अणु बाहर निकला है तो इसके साथ में क्या क्या गया वो देख लो। 2 तो हाइड्रोजन चले गए हैं, 1 ऑक्सीजन चला गया है। तो अब बचेगा क्या भाई, पहले कितने हाइड्रोजन थे, 3, 2, 5, 1, 6 हाइड्रोजन थे। अब कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2 चले गए तो 4 हाइड्रोजन बचेंगे। तो यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बचेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बचेगा और ये दोनों कार्बन के साथ में बॉन्डिंग बना लेंगे। तो आपका जो बचेगा फाइनली वो क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम कहते हैं C2H4, जिसे हम कहते हैं एथीन। तो एथीन आपका बचेगा फाइनली। H2SO4 के साथ में एथेनॉल को क्रिया कराने के बाद में क्या मिलता है, तो आप बताएंगे एथीन मिलता है। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 7, हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब हो गया, लार आना हो गया, वॉमिटिंग हो गया को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। भाई आप पलकें झपका रहे हो, क्या आप ये सोच करके झपका रहे हो कि अब झपकाएंगे, फिर अब झपकाएंगे, फिर अब झपकाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। अपने आप झपक जाती हैं। छींक आ रही है, क्या आप रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हैं, अपने आप छींक आ जाती है। तो इन सारी क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है वो आपसे पूछ रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम करता है, हाइपोथैलेमस करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है या फिर मध्य मस्तिष्क करता है, कौन करता है बताइए। आंसर आपने लगा लिया होगा। हम आपको बताते हैं सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित मेडुला शरीर की सभी प्रमुख अनैच्छिक क्रियाओं के नियमन केंद्र के रूप में कार्य करता है। हृदय की धड़कन, रक्तचाप, निगलने की प्रक्रिया, लार का आना, उल्टी होना जैसी स्वायत्त क्रियाएं मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। साथ साथ में आपको बता दें जिसका MP जेल पेरी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम लगा हुआ है वो भी मात्र 189 रुपये में MP जेल पेरी फॉरेस्ट गार्ड के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहते सर हमें केवल MCQ प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट चाहिए तो लगभग 3500 MCQ
500 आपको करंट अफेयर और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट की PDF आपको मात्र और मात्र 129 रुपये में मिल जाएगी। तो आप ये भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं, जो भी आप चाहें ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, लड़ो या उड़ो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है, जो आपातकालीन स्थितियों में शरीर को अचानक त्वरित प्रक्रिया के लिए तैयार करते हैं। कभी भी इमरजेंसी अगर आ जाती है, मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे थे, ठीक है, और अब बढ़िया मुस्कुराते हुए जा रहे थे, अचानक से आपके सामने 10-15 गुंडे आ गए। उन्होंने कहा भैया आज तो तुझे पीट कर रखेंगे, तो तुम्हारी स्पीड एकदम से, कहते हैं भैया रॉकेट की स्पीड बढ़ जाती है, यानी जितनी तेज तुम भाग सकते हो उतनी तेज तुम भागते हो। तो ये जो तुम में तेजी लेकर के आया, ये तेजी लेकर के आया कौन भैया, कौन सा हार्मोन था जिसने तुम्हें यूसेन बोल्ट बना दिया भाई, कौन सा हार्मोन था? इंसुलिन था, थायरॉक्सिन था, एड्रेनलिन था, या फिर टेस्टोस्टेरोन था? सही आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ठीक है। तो एड्रेनलिन हार्मोन था जिसने तुम्हारे अंदर इमरजेंसी में एकदम, कहते हैं कि हाई स्पीड, यूसेन बोल्ट वाली स्पीड डाल दी इमरजेंसी में। अब ये एड्रेनलिन तुमको पुलिस की दौड़ में नहीं तुम्हारे अंदर आ पाता, ठीक है, क्योंकि वो आकस्मिक आई हुई समस्या नहीं होती है। तुम्हारे दिमाग में पहले सेट होता है भैया आज हमारी पुलिस की दौड़ है, हमको दौड़ करना है। लेकिन अगर अचानक से गुंडे आ जाएं, एकदम चक्कू लेके खड़े हैं कि आज तो मार ही देंगे तुझको, तो तुम्हारी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। तो वो आपातकालीन स्थिति होती है। तो आपातकालीन स्थिति में जो हमको तैयार करता है कौन सा हार्मोन होता है, एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन हार्मोन रहता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये हमारी हृदय की धड़कन को तेज कर देता है, श्वसन दर अपने आप तेज हो जाती है और मुख्य मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। और जैसे ही रक्त का प्रवाह हमारी मांसपेशियों में बढ़ा, वैसे ही हमारे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और हम एकदम सरपट दौड़ लगा देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, यह आपको बताना है। प्रतिबिंब से प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अच्छे से ऑप्शन को पढ़ लीजिए, वेट कर लीजिए। आप पहले ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लो। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का बनेगा, अनंत पर बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। अवतल दर्पण के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें पुनः वक्रता केंद्र पर ही आकर के मिल जाती हैं, जिससे उनका जो वो बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा बनता है? तो बनने वाला प्रतिबिंब ठीक वक्रता केंद्र पर बनेगा, आकार में वस्तु के बिल्कुल बराबर होगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। आकार में बराबर, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, तब यह कंडीशन लागू होती है। 10 नंबर देखते हैं, ये रहा आपके सामने। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा, हमेशा सत्य होगा? बताइए कौन सा कथन है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण से बड़ा होता है, पहला। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के ठीक बराबर होता है, या फिर परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण से छोटा होता है, या आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग जो है वो 180 होता है। बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक बराबर होते हैं, बस यही आपको ध्यान रखना है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। चलो अब हम चलते हैं सोशल साइंस की ओर। उससे आप बता दीजिए पहले कि साइंस में आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं। गर्मी बहुत भयंकर है, ठीक है, और एसी नहीं चालू किया, पंखा नहीं चालू किया, नहीं तो फिर इसमें आवाज़ आती है ना, फिर आप ही लोग कमेंट करते हैं। अभी कल एक भाई ने कमेंट किया था कि सर इसकी जो स्क्रीन है ना उसको ब्लैक कर दो। भैया अगर स्क्रीन को ब्लैक कर देंगे तो जो फोटोकॉपी लोग निकलवाएंगे ना पूरा ब्लैक ब्लैक निकलेगा, है ना। तो तुम थोड़ा सा अपने जो मोबाइल है, इस मोबाइल पर जो आपने कहते हैं लाइट को बढ़ा रखा है ना, उस लाइट को एकदम 0 कर दो, नाइट मोड ऑन कर लो, आंखों पर बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, थोड़ा सा मैनेज करो, लेट करके तुम पढ़ रहे हो आराम से, एसी चल रही, पंखा चल रहा है ना। ज़्यादातर गाँव वाले बच्चे होते हैं तो पंखा तो चला ही रहे होगे, है ना। अपन तो यहाँ बाग में पड़े हुए हैं, पीछे आपको झिंगुर की आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग जो है मैनेज कर लिया करो, क्योंकि गर्मी है भैया और बाग में ही शांति मिलती है। आम के बाग हैं बढ़िया से, प्रकृति की गोद में आपको हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो, डू और डाई का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया था? बताइए। इसका टॉप 100 MCQ का PDF हम डाल चुके हैं आपके ग्रुप में। जिन लोगों को नहीं मिला है एक बार ग्रुप चेक कर लीजिए। टॉप 100 MCQ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, टॉप 100 MCQ इसके पढ़ चुके हैं, जाकर के देख लेना, है ना। 250 MCQ हम डाल चुके हैं एक टॉपिक वाइज। वैसे
आपको टॉपिक वाइज टॉप 100 सीरीज चालू करेंगे, टॉपिक वाइज सब टॉपिक के 100 क्वेश्चन करवा देंगे। लगभग आपके पास में 3800 से 4000 क्वेश्चन हो जाएंगे, बढ़िया से अच्छी तैयारी आपकी करवा देंगे, परेशान नहीं होना है। और सबकी PDF आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी, जो आप नोट्स ग्रुप ज्वाइन करेंगे 128 रुपये पेमेंट करके, उसमें आपको सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके 4500 क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मॉक टेस्ट भी हो जाएगी बढ़िया से। चलिए बताइए कौन सा आंदोलन था? सही आंसर हो जाएगा वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। देखिए, तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसी ऐतिहासिक भाषण के दौरान महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का प्रसिद्ध मंत्र दिया था, जिसका अर्थ था या तो हम भारत को स्वतंत्र करा लेंगे या फिर अपने प्राणों का न्यौछावर कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने, बताइए वर्ष 1919 में आयोजित अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाने का आदेश किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा दिया गया था? ये बहुत ही क्रूर घटना थी। 1919 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, और इनमें से किसने? तो जनरल ओडायर, सबको पता है ऑप्शन बी, जनरल ओडायर ने आकर के आदेश दिया कि गोलियां चला दो, और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये भयानक हत्याकांड हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण जनसभा आयोजित की गई थी। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के मुख्य निकास द्वार को बंद कर दिया और निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, बैसाखी का वो दिन था। चलिए 3 नंबर देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? आपके सिलेबस में यूरोप में राष्ट्रवाद नामक एक टॉपिक दिया गया है, इसका भी PDF नोट्स हमने आपको दिया है। बाकी MCQ करवाएंगे, टॉप 100 MCQ यूरोप में राष्ट्रवाद पर भी करा देंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने भारत में राष्ट्रवाद के टॉप 100 MCQ दे दिए हैं। बताइए, पूछ रहा है कि ये जो नेपोलियन संहिता थी ना, ये कब जारी की गई थी? तो फैक्ट वाला प्रश्न है, 1804 में नेपोलियन संहिता जारी की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, को लागू किया था। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष समानता स्थापित कर दी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों पर भी इस संहिता को प्रशासनिक सुधार के रूप में लागू किया। खैर, आप सीधे डेट याद रखिए, 1804 में ये नेपोलियन की नागरिक संहिता आई थी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 19 मतलब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली के एकीकरण का नेतृत्व करने वाला यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसके द्वारा चालू किया गया था? बताइए। तो इटली में जो राष्ट्रवाद है वो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो बताइए कि कौन था जिसने इटली में यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कौन था? जुसेप्पे मैत्सनी था। कौन था? जुसेप्पे मैत्सनी। ठीक है, तो इतालवी क्रांतिकारी जुसेप्पे मैत्सनी ने इटली के एकीकरण के विचारों पर को प्रसारित करने के लिए 1831 में यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। नाम इनका ध्यान रखना है बस। 5 नंबर पर चलते हैं, ये रहा आपके सामने। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक मानी गई है? लोकतंत्र भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है और इन सब के नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। लोकतंत्र का अलग से नोट्स आपको दिया गया है, जिन लोगों को नोट्स दिया उनको पता है, लास्ट में स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे। बताइए, तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक मानी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करती है, इसलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है युक्तिपरक, जो सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव और राजनीतिक अस्थिरता की संभावना को कम करता है। दूसरा नैतिक होता है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र में जिन लोगों पर शासन किया जाता है उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि शासन कैसे चलाया जाए, उसके बारे में सवाल पूछने का अधिकार भी होना चाहिए। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर ये रहा आपके सामने। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है जो इसे अन्य शासनों से बेहतर बनाता है? लोकतंत्र व्यवस्था में ऐसा कौन सा तत्व है जो अनिवार्य रूप से होना चाहिए? 4 ऑप्शन देखिए और पढ़ लिए होंगे आपने ऑप्शन। सीधे आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, नागरिकों की गरिमा और सम्मान होगा। ठीक है, जो लोकतंत्र होता है उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। देखो, आपने बहुत सारे राजाशाही देखे होंगे कि भाई राजा का लड़का ही राजा बनेगा, तो वो राजतंत्र हो जाता है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र दूसरों से अलग इसीलिए है कि लोकतंत्र में भाई जो अपने भारत में है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव होगा भैया, है ना, कोई राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, चुनाव होगा, चुनाव में जो जीतेगा वही राजा बनेगा। ठीक है ना, मतलब वही PM बनेगा, वही CM बनेगा जो चुनाव में जीतेगा, और चुनाव जनता के द्वारा करवाया जाता है, इसलिए जनता की गरिमा का सम्मान भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये विशेषता है किसकी? लोकतंत्र की। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 देखिए, ये आप आराम से पढ़ लेना इसको, है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
कह रहे हैं भारत में पाया जाने वाला कौन सा खनिज काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है और व्यावसायिक रूप से ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है जिसे हम काला हीरा कहते हैं। बताइए, भारत के खनिज आपके सिलेबस में दिया गया है। बताओ, लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक, किसे काला हीरा कहते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयले को हम काला हीरा कहते हैं। ब्लैक कलर का होता है। देखिए, तो कोयले को अपनी उच्च आर्थिक उपयोगिता, उद्योगों में ऊर्जा के मुख्य स्रोत, काले रंग के कारण काला हीरा कहा जाता है। भारत में कोयला मुख्य रूप से दो भूवैज्ञानिक काल चट्टान क्रमों में पाया जाता है। गोंडवाना जो 200 साल से अधिक पुराना है, और दामोदर घाटी। ठीक है, टर्सरी निक्षेप जो पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। आज हम आपका भूगोल करवाने वाले हैं टॉप 100 प्रश्न ज्योग्राफी के। किसके लिए? जेल पहरी फॉरेस्ट गार्ड के लिए टॉप 100 MCQ ज्योग्राफी के करवाने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में भी खनिज वगैरह दिए गए हैं ना, ज्योग्राफी आपके एग्जाम में भी आएगी अस्पताल सहायक में। तो आप लोग भी उस वीडियो को देखना, उस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, तो आज टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत ज्योग्राफी आने वाली है MP फॉरेस्ट गार्ड डिप्टी जेलर भर्ती के लिए। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस खनिज से किया जाता है, यानी एल्यूमिनियम हमें किस खनिज से प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। यह एक ऐसी मिट्टी की चट्टान है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। कौन सा? बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम समृद्ध चट्टानों के अपघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी मजबूती के साथ साथ अत्यधिक हल्की और विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती है। भारत में ओडिशा बॉक्साइट का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य माना जाता है। 9 नंबर, भारत में जल संसाधन से प्रश्न है। भारत में जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर, ये किसने कहा था? MPG के से भी रिलेटेड है ये, जिसने मध्य प्रदेश को भारत का हृदय बताया था। उसी ने कहा था कि भाई ये जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये भारत के लिए आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया गया, अच्छे से आप देख सकते हैं। जैसे भाखड़ा नागल दामोदर घाटी परियोजना हो गई, इनको आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। चलो 10 नंबर पर देखते हैं। 10 नंबर पर कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 10 है, जल दुर्लभता के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक उत्तरदायी है? अगर जल हमको नहीं मिल रहा है तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हमें जल नहीं मिल रहा है? सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा है? अत्यधिक दोहन, असमान वितरण और जल स्रोतों का प्रदूषण, क्या ये है? वर्षा का हर जगह समान रूप से ना होना, क्या ये है? नदियों पर बांधों का निर्माण ना होना, ये है? या फिर भूजल स्तर का लगातार बढ़ना? भाई भूजल स्तर बढ़ेगा तो हमको जल मिलेगा, यहाँ कह रहे हैं जल नहीं मिल पा रहा है। क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक दोहन हो रहा है। तो देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, ठीक है, या शावर लगा के नहा रहे हैं। भाई एक बाल्टी पानी से भी तो आप नहा सकते हो, लेकिन नहीं नहाएंगे। क्यों? हमको तो दिखाना है कि भाई हम तो बढ़िया से, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा जल का कहते हैं कि फालतू फैलाया जा रहा है। ठीक है, असमान वितरण, कहीं पर तो बहुत ज़्यादा जल है, जल ही जल है। मतलब कि अगर आप चले राजस्थान में चले जाइए तो बिल्कुल आपको जल नहीं मिलेगा, है ना। जल के लिए एक एक बॉटल के लिए परेशान होना होगा। वहीं आप उत्तर भारत में चले जाइए, इलाहाबाद और यहाँ यमुना के पास जहाँ नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ जल का बहुत ज़्यादा विस्तार है भैया, है ना। तो असमान वितरण है। जल स्रोतों का प्रदूषण भी है ना, जब गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, चंबल हो गई, ये सब प्रदूषित हो रही हैं। तो प्रदूषण भी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से जल अब दुर्लभ वस्तु बनता चला जा रहा है। ये पूरा आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पर आपके 10 प्रश्न समाप्त होते हैं किसके? सामाजिक विज्ञान के। 10 में से कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने आज के अगले सब्जेक्ट इंग्लिश की ओर। ये रहा पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, शुरुआत हम यहाँ पर ग्रामर से कर रहे हैं, उसके बाद में पोएम वगैरह भी आपकी मिलेगी, है ना, लेटर राइटिंग भी मिलेगा। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। बाई द टाइम द डॉक्टर अराइव द पेशेंट हैड। अब आप बताइए क्या है, आपको पूरा करना है ना। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस। पहली बात तो करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कहाँ पर कमी है और इसको पूरा करना है। क्या है? बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड, जैसे ही डॉक्टर पहुंचा, द पेशेंट क्या हो चुका था। पेशेंट के बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इस यहाँ पर आगे डॉट 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 है, यहाँ पर इसको फुल करना है। क्या भरेंगे यहाँ पर? द पेशेंट हैज डाइड, डाइड, हैड डाइड या फिर इज डाइंग। बताइए क्या होगा। ये बहुत सिंपल सा है, कई बार आप लोगों ने कर रखा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैड डाइड। हैड डाइड क्यों होगा वो नियम देख लो यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है पढ़ना। यह वाक्य भूतकाल की 2 घटनाओं को दर्शा रहा है। जब भूतकाल में 2 कार्य आगे पीछे समाप्त होते हैं तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस भी3 का प्रयोग किया जाता है, और जो कार्य बाद में होता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
क्योंकि डॉक्टर के आने के पहले ही मरीज मर चुका था, इसलिए यहाँ पर हैड डाइड का प्रयोग होगा, क्योंकि मरीज पहले मर चुका है और जो काम पहले हो चुका है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, हैड डाइड लगाएंगे। और टेंस की पीडीएफ भी आपको ग्रुप में दी जा चुकी है जिन लोगों ने नोट्स लिया है। 2 नंबर देखिए, मॉडल से प्रश्न है, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एडवाइज और ड्यूटी। यानी स्ट्रॉन्ग एडवाइज यानी कि सलाह देने के लिए या फिर ड्यूटी के लिए हम कौन सी मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे यू रिस्पेक्ट योर एल्डर एंड टीचर्स। अब यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कौन सी मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे कि आपको अपने टीचर और ओल्डर यानी बड़े लोगों की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कैन लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, मे लगाएंगे या फिर माइट लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। अगर सुझाव दिया जा रहा है या फिर कोई बात कही जा रही है जिसमें आपको कह रहे हैं कि भाई बच्चों को प्यार करो, बूढ़ों की हेल्प करो, ऐसे सुझाव अगर आपको दिए जा रहे हैं तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी में मस्ट का प्रयोग प्रबल सलाह, नैतिक कर्तव्य, अनिवार्य जिम्मेदारी को दर्शाने के लिए किया जाता है। बड़ों और शिक्षकों का सम्मान करना एक महत्वपूर्ण नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है, इसलिए मस्ट यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। कैन क्या करता है, कैन क्षमता को दर्शाता है, में संभावना या अनुमति के लिए प्रयोग करते हैं और माइट का प्रयोग बहुत कम संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने, कहना है फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर से, सही डिटरमाइनर से ब्लैंक को फिल करना है। देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द रेफ्रिजरेटर सो वी कैन नॉट मेक टी। यानी कि इस रेफ्रिजरेटर में इतना कम दूध बचा था कि हम चाय नहीं बना सकते थे। बताइए क्या लगाएंगे, ए लिटिल लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे, मैनी या फ्यू। देखो मैनी और फ्यू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जो चीज़ काउंटेबल होती है ना, तो जो चीज़ काउंटेबल होती है उनके लिए मैनी फ्यू का प्रयोग करते हैं। अब दूध को काउंट तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, लिटिल और आ लिटिल में से हम किसका प्रयोग करेंगे, इन दोनों में से एक लगाना रहेगा। आंसर आपने लगा लिया होगा, आइए देख लेते हैं। सही आंसर लिटिल हो जाएगा। लिटिल का प्रयोग होता है इतना कम दूध बचा था, मतलब ना के बराबर दूध बचा था, 2 घूंट दूध बचा था, 1 घूंट दूध बचा था, इससे चाहे किसी भी कीमत पर नहीं बनाई जा सकती है ना, तो बिल्कुल ना के बराबर हो तब हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। देख सकते हैं मिल्क एक अनकाउंटेबल, इसलिए फ्यू और मैनी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और जब लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर यानी ऋणात्मक भाव, जबकि ए लिटिल का अर्थ क्या होता है, ए लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा बहुत दूध हो तो हम आ लिटिल लगाते हैं। बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है तो लिटिल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वाक्य का अगला हिस्सा कहता है कि हम चाय नहीं बना सकते, मतलब दूध ना के बराबर है तो चाय नहीं बन सकती है, इसलिए हम लिटिल का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। 4 नंबर देखिए, बेस्ड, अब यहाँ पर आपको जो है लेसन वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट फ्लाइट अभी कल ही पढ़ाया था हमने, फर्स्ट फ्लाइट वाली पूरा लेसन कल पढ़ाया था फर्स्ट फ्लाइट का। चलिए देखते हैं, प्रश्न है बेस्ड ऑन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड। फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, वाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। यानी लेंचो ने जो लार्ज बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी उसका कंपेयर किससे किया था। अब कल जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो तुरंत बता देंगे कि सर जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी तो लेंचो ने उसका जो कंपेयर किया था वो कॉइन्स से किया था कि ये बूंदें नहीं हैं, ये बूंदें नहीं है भैया, ये नई नई कॉइन्स हैं, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं, बूंदें नहीं गिर रही। क्यों, क्योंकि उसका जो खेत था कॉर्न का खेत था, लगभग पकने को तैयार था और बस बारिश की आवश्यकता थी और बारिश गिरने लगी तो उसने कहा था भैया ये बूंदे नहीं हैं, ये हमारे लिए सिक्के गिर रहे हैं, नए नए सिक्के गिर रहे हैं। ठीक है, देखिए कक्षा 10 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट के पहले अध्याय ए लेटर टू गॉड में जब बारिश शुरू होती है तो लेंचो बहुत अत्यधिक पसंद होता है। वह बारिश की बूंदों की तुलना 10 सेंट के नए सिक्कों न्यू कॉइन्स और छोटी बूंदों की तुलना 5 सेंट के सिक्कों से करता है, क्योंकि यह बारिश उसकी फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी और उसकी अच्छी आमदनी होने वाली थी। तो जिन लोगों ने इसको नहीं देखा, कल शाम वाली वीडियो नहीं देखी है, भैया चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है जो है अस्पताल सहायक के नाम से, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, नहीं तो सर्च कर लेना फर्स्ट फ्लाइट बाय अतुल शुक्ला सर, तो भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कल ही शाम को बनाया है ना, पूरा हिंदी में आपको समझा दिया है। 5 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहे हैं लेटर राइटिंग से प्रश्न है, इन फॉर्मल लेटर राइटिंग वेयर इज द सेंडर एड्रेस आइडियली प्लेस्ड। यानी कि फॉर्मल लेटर राइटिंग में सेंडर के एड्रेस को कहाँ पर लिखा जाता है। एट द बॉटम ऑफ राइट कॉर्नर, यानी कि दाईं तरफ ऊपर, या फिर टॉप राइट कॉर्नर मतलब कि दाईं तरफ नीचे, या दाईं तरफ ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा जाता है, या इन द मिडिल ऑफ द लेटर, लेटर के बिल्कुल बीच में लिखा जाता है। कहाँ पर लिखा जाता है फॉर्मल लेटर में सेंडर के एड्रेस को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। यानी जैसे ये है, ठीक है, तो सेंडर के एड्रेस को यहाँ पर लिखते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर लिखते हैं। यहाँ पर डिटेल देख लीजिए, बिल्कुल हिंदी में समझा दिया है आपको, डिटेल हिंदी में लिख दिया है। देखिए आधुनिक और मानक फॉर्मेट यानी औपचारिक के फॉर्मेट के अनुसार
पत्र लेखन यानी पत्र भेजने वाले का जो पता होता है सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। इसके ठीक नीचे एक लाइन छोड़ करके तारीख लिखी जाती है। आज के समय में ब्लॉक लेटर का पालन किया जाता है, जिसमें सभी चीज़ें बाईं तरफ से शुरू होती हैं, तो लेफ्ट से शुरू होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो लेटर राइटिंग का इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। 6 नंबर देखिए, ये रहा आपके सामने, टेंस से है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब कि इसमें कौन सा टेंस का यूज हुआ है ये आपसे पहचानने के लिए भी पूछ सकते हैं। कह रहे हैं आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2024, मैं इस किताब को 2024 से लिख रहा हूँ, बताइए कौन सा इसमें टेंस का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इसकी संरचना देख सकते हैं, दिए गए वाक्य की संरचना है सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर। तो ये क्या होता है, ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेट होता है। यह संरचना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई कार्य भूतकाल में किसी निश्चित समय पर हो। 2024 निश्चित समय दिया गया, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वर्तमान समय में भी ये कार्य लगातार जारी हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। यही इसका आंसर होगा। 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7 नंबर है चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब, फिल इन द ब्लैंक, एक्सप्रेस पोलाइट परमिशन, यानी अगर आप किसी से पोलाइटली परमिशन ले रहे हैं तो इसमें से किसका प्रयोग आपके द्वारा किया जाएगा, कौन से मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई, यहाँ पर शुरू में लिखा डैश, ठीक है, डैश डैश आई कम इन सर, बताइए क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, मे लगाएंगे, शुड या वुड, किसका प्रयोग करेंगे। तो आप सब लोग बोलते हैं मे आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मे का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो जब हम औपचारिक स्थान पर जैसे स्कूल, ऑफिस आदि में अपने बड़ों या अधिकारियों से अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुमति मांगते हैं तो हम मे से उसकी शुरुआत करते हैं, मे आई कम इन सर कहते हैं। ठीक है, 8 नंबर देखिए 8 नंबर फिल इन द ब्लैंक, यानी ब्लैंक आपको भरना है विथ सही डिटरमाइनर से। लो भैया आंसर ही दिख गया, बताइए क्या होगा। सही डिटरमाइनर से आपको ब्लैंक भरना है। बुक ही हैड वर ऑल डिस्ट्रॉयड इन द फायर, यानी कि जितनी उसके पास में किताबें थी, यहाँ पर डैश लगा दीजिए। ठीक है, ये डैश भूल गया लगाना, ठीक है ना, ये फिल इन द ब्लैंक है। फिल डैश 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 बुक्स ही हैड वर ऑल डिस्ट्रॉयड इन द फायर, यानी जितनी भी उसके पास में किताबें थी वो इस अग्नि में जल करके समाप्त हो गई। क्या लगाएंगे, लिटिल फ्यू मच एवरी, बताइए। तो किताबों को तो आप काउंट कर सकते हो ना, और जिनको आप काउंट कर सकते हैं उनके लिए फ्यू का प्रयोग करेंगे। द फ्यू यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, द फ्यू का यूज क्यों करेंगे वो देख लो। तो देखो, बुक एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ में मच या द लिटिल का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल के साथ में आते हैं। द फ्यू का अर्थ होता है जो कुछ भी थोड़ा बहुत संख्या में मौजूद था वो सारा का सारा जल गया। कह नहीं रहे कि जितनी भी उसके पास में थोड़ी बहुत किताबें थी वो सारी की सारी जल गई हैं, इसलिए यहाँ पर द फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। चलिए 9 नंबर, ये देखिए 9 नंबर आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। व्हाट इज द नेशंस ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी कि उसके अनुसार किसी राष्ट्र की जो सबसे ज़्यादा धन, सबसे महत्वपूर्ण धन होता है वो क्या होता है। नेल्सन मंडेला ने किसे सबसे महत्वपूर्ण धन कहा है। ये अगला चैप्टर है जिसको हम आगे आपको पढ़ाएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इट्स पीपुल, यानी वहाँ के जो लोग होते हैं वही उस राज्य की महत्वपूर्ण धन होती है, वही उस राज्य का सब कुछ होता है, वहाँ के लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन लीव टेकिंग द फॉर्मल लेटर टू एन एडिटर। एक एडिटर को अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं छुट्टी के लिए, मतलब अपनी छुट्टी के लिए, तो किस तरह से आप लिखेंगे। वहाँ पर जब ख़त्म करते हैं आप, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, भवदी लिखेंगे। मतलब लास्ट में ये नीचे आप लिख नहीं देते हैं कि योर ओबीडियंटली, योर भवदी, तो क्या लिखेंगे, योर लविंगली लिखेंगे। एक एडिटर को लिख रहे हैं, ठीक है ना, अपनी छुट्टी के लिए एक एडिटर को पत्र लिख रहे हैं। अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे, योर फेथफुली लिखेंगे, योर सिंसियरली लिखेंगे, या फिर योर ओबीडियंटली लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, योर फेथफुली लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा, वो यहाँ पर देख सकते हैं। किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखे जाने वाले औपचारिक पत्र के अंत में शिष्टाचार प्रकट करने के लिए योर फेथफुली या योर सिंसियरली का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि योर में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी योर से लिखना व्याकरण की दृष्टि से गलत होगा, योर ही लिखना होगा, YOURS लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो योर्स फेथफुली का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज़्यादातर इसका ही प्रयोग किया था। अगर ये ऑप्शन में दिया तो आपको यही लगाना है, अगर ये नहीं दिया तो आप सिंसियरली की ओर जाएंगे, लेकिन अगर फेथफुली दिया तो आपको फेथफुली ही लगाना पड़ेगा। इस तरह से आपके 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 50 में से कितने नंबर आपके आए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। उससे पहले आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनका क्या रिएक्शन रहा है वो आप देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट है, देखिए, मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक वन रक्षक
टॉपिक अम्ल और क्षार के टॉप 100 प्रश्न हमने डाल दिए हैं। भारत में राष्ट्रवाद के टॉप 100 एमसीक्यू डाल दिए हैं। जयशंकर प्रसाद के टॉप 50 एमसीक्यू डाल दिए हैं। तो 250 प्रश्न ये पहुंच गए हैं, बाकी प्रश्न आपको आगे मिलते जाएंगे। और अभी हमने मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक पेपर सेट नंबर 1 का भी पीडीएफ डाल दिया है, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसकी पीडीएफ डाल दी है। कंप्लीट नोट्स भी आपको डाल दिए हैं। तो यहाँ पर एक भाई ने जो है नोट्स लिया है, उन्होंने कहा थैंक्स सर, बहुत अच्छे नोट्स हैं, ऐसा इनका कहना है, इनको ये नोट्स पसंद आए हैं। तो आप भी इसी तरह से नोट्स लेकर के चेक कीजिए, आपको भी ये नोट्स पसंद आएंगे, क्योंकि हमने जो नोट्स बनाए हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस एक तरफ रख लीजिए, बढ़िया से अपने सामने सिलेबस रख लीजिए और एक तरफ हमारे नोट्स रख लीजिए और एक एक चैप्टर मिला लेना। एक एक चैप्टर आपको हमारे नोट्स में देखने को मिलेंगे। जैसे साइंस, जैसे आपका मैथ का बहुपद रैखिक समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वास्तविक संख्याएं हैं, साइंस का धातु अधातु है, अम्ल क्षार है, ठीक है। इसके अलावा लोकतंत्र, सामाजिक विज्ञान का, ये सारे नोट्स आपको जो है चैप्टर वाइज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से आप लोग नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और आपको सिलेक्शन मिल सके। ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सअप करके नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट्सअप करके फ़ोन पे नंबर ले लेंगे, वहाँ पर भी पेमेंट करके आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 128 रुपये में आपको ये नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सबसे सस्ते नोट्स हमारे ही हैं, ठीक है ना। और नहीं तो बहुत सारे ऐसे टीचर कह रहे हैं भैया 499 के हैं और आज केवल आपको 299 के दे रहे हैं। अभी ऐप डाउनलोड करो, ये करो, वो करो। ऐप डाउनलोड कर लोगे, ऐप में से नोट्स डाउनलोड करोगे तो भैया वो नोट्स एक बार जितने डाल रखे हैं ना उतने ही मिलेंगे, आगे के नोट्स नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन हम जो नोट्स देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, वहाँ पर डिटेल्ड नोट्स आपको डेली मिलते रहेंगे। एग्जाम के आखिरी दिन तक आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो आपके पास में लगभग 3,500-4 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट्स लेकर ग्रुप में शामिल हो जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस तरह से आपने पहली वीडियो पर प्यार दिखाया है, इसी तरह से आपको इसको भी शेयर और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।